हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मच अवेटेड इविल डेड सीरीज। इस फ्रेंचाइज में 5 मूवीज हैं, जिनमें से इविल डेड राइज हाल ही में रिलीज हुई है। साथ में 3 सीजन्स की एक टीवी सीरीज भी है, जिसे फिलहाल तो मैं कवर नहीं करूंगा। और साथ में वीडियो गेम्स और कॉमिक्स भी हैं। इस सीरीज में आप जानोगे इन मूवीज के बारे में, और साथ में इस फ्रेंचाइज के हॉरर लेजेंड ऐश विलियम्स के बारे में भी, जिसका रोल करते थे ब्रूस कैम्पबेल। ये पूरी फ्रेंचाइज हिंदी में अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि हॉरर में ये काफी टॉप लेवल की फ्रेंचाइज है। फिलहाल आज आप देखने वाले हो 1981 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर स्प्लैटर मूवी द इविल डेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं हमारे सैम रेमी, जिनकी ये डेब्यू फीचर फिल्म थी। आज तक बनी सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे नई और सबसे अलग हॉरर मूवीज में से ये एक है। जब ये आई थी तो इसने पूरा हॉरर जॉनरा ही बदल दिया था। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आज तक भी ऐसी मूवी ढूंढ पाना मुश्किल है। इसी की लेगेसी मैं आज आपको बताऊंगा ढेर सारी बिहाइंड द सीन्स और अनसुनी बातों के साथ, जिससे ये मूवी आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। आज एक नया नजरिया मैं आपको दूंगा। वीडियो सुपर डिटेल्ड होगी, जिसे सिर्फ स्टोरी सुननी है वो वीडियो स्किप कर सकता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सैम रेमी के सिग्नेचर स्टाइल में। पीओवी शॉट में कैमरा आगे बढ़ता है और साथ में ऊपर नीचे और इधर उधर टिल्ट भी होता है। ये हमें दिखाया जा रहा है किसी आत्मा का नजरिया, जो कि इस जंगल में भटक रही है और सच में एक विजन चाहिए ऐसा कुछ दिखाने के लिए। देखकर लगता है कि इस शॉट के लिए बड़ा एडवांस इक्विपमेंट यूज किया होगा, लेकिन मूवी सुपर लो बजट थी। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसे सैम रेमी और ब्रूस कैम्पबेल ने शूट किया था एक छोटी सी डिंगी पर बैठकर। इसके बाद हम देखते हैं 5 दोस्तों के एक ग्रुप को, जो कि जंगल में मौजूद एक दूर दराज कैबिन में जा रहे हैं पिकनिक मनाने। अब शुरुआत का दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन ये जो टीनेजर्स का कैबिन में जाने वाला एक क्लीशे है स्लैशर्स में, ये इसी मूवी से पॉपुलर हुआ था। इस ग्रुप में है ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, ऐश की बहन शेरिल, ऐश का दोस्त स्कॉट और स्कॉट की गर्लफ्रेंड शैली। हिंदी डब में ऐश का नाम है यश, जो काफी कूल है, और शायद हिंदी में इस फिल्म का नाम है शैतान जाग उठा। गाना गाते हुए वो मजे में आगे बढ़ रहे थे। हमसे कुछ न बोलिए। जैसे ही वो आत्मा उन तक पहुंची, उनकी कार सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा जाती, लेकिन किसी तरह वो बच गए। आपको बता दूं कि ओल्ड्समोबाइल डेल्टा 88 कार है सैम रेमी के फादर की, जो कि सैम की हर एक मूवी में नजर आती है, और ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था इसी फिल्म से। स्पाइडरमैन में ये अंकल बेन की कार थी। खैर, रास्ते में वो 2 मछुआरों को क्रॉस करते हैं, जो कि हैं सैम रेमी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर रॉब टेपर्ट। वो कैबिन स्कॉट को काफी सस्ते में मिला है, जिसका रीजन इन्हें नहीं पता, लेकिन इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो बस एंजॉयमेंट से मतलब है। कैबिन तक जाने के लिए उन्हें एक पुराना ब्रिज क्रॉस करना था, जिसकी हालत काफी खराब थी। जैसे ही कार उस पर चढ़ी, वो टूटने लगा और कार का टायर उसी में फंस गया। फिर भी बिना पैनिक किए स्कॉट ने वो पुल पार कर लिया। अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही फेमस शॉट, जब कार मुड़ती है और इसी एंगल से हमें कैबिन तक का पूरा रास्ता दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ से आत्मा इनके पीछे लग गई। वहाँ पर बहुत तेज ठक ठक की आवाज आ रही थी। जब कार रुकी तब हमें पता चला कि बाहर लगा झूला हिल रहा है और उसके कैबिन में टकराने की वजह से ये आवाज हो रही है। कैबिन को भी अच्छी तरह देख लो, क्योंकि फिल्मों के इतिहास में ये सबसे ज्यादा फेमस कैबिन है। स्कॉट आगे गया और जैसे ही उसने दरवाजे के ऊपर रखी चाबी उठाई, वो झूला अपने आप रुक गया। उसी चाबी का यूज करके उसने दरवाजा खोला तो अंदर हम देख पाए ढेर सारी धूल, लेकिन असल में ये धूल नहीं बल्कि सिगरेट का धुआं है, जिसे साइड में खड़े होकर पी रहे थे रॉब टेपर्ट। इसे कहते हैं लो बजट जुगाड़। वो साथ वाले शेड में जाता है तो वहाँ पर कई सारे टूल्स और हड्डियां वगैरह लटकी थी, और ये सैम रेमी ने ट्रिब्यूट दिया था टेक्सास चेनसो मैसेकर को, नहीं तो इस सब का इस मूवी में कोई काम नहीं। ऐसे ही सूरज ढल गया और शेरिल आराम से घड़ी की ड्राइंग बना रही थी। तभी अचानक वो घड़ी अपने आप रुक गई, वो भी अजीब से एंगल पर, मानो वक्त रुक गया हो। तभी बाहर से कोई उसे पुकारने लगा कि हमें ज्वाइन करो, और इससे वो काफी घबरा गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसके हाथ ने बेकाबू होकर एक किताब की ड्राइंग बना दी, जो कि है नेक्रोनॉमिकॉन या फिर बुक ऑफ द डेड।
जिसे आप आगे देखोगे। पर इसके हाथ को देखकर साफ पता चल रहा है कि इसके हाथ को आत्मा ने पोजेस कर लिया, लेकिन वीक आत्मा होने की वजह से इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती। तभी वो इशारे दे रही है किताब के, क्योंकि उसके जरिए काफी कुछ हो सकता है और वो किताब इन्हें मिलेगी नीचे बेसमेंट में। इसका भी इशारा उसने दे दिया, लेकिन ये सारी बात शेरिल ने किसी को नहीं बताई। रात में जब वो सब डिनर कर रहे थे तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिससे वो सभी चौंक गए। बाकी सब डर रहे थे, इसलिए स्कॉट अकेले ही नीचे गया, लेकिन काफी देर बाद भी वो नहीं लौटा, इसलिए ऐश को नीचे जाना पड़ा। बेसमेंट हद से ज्यादा क्रीपी था। पाइप में से पानी टपक रहा था और वहाँ पर एक दरवाजा भी था, जिसे खोलकर वो अंदर पहुंचा तो स्कॉट ने उसे डरा दिया। वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर पड़ा था, साथ में शॉटगन और उसकी गोलियां, और सबसे मेन वो किताब नेक्रोनोमिकॉन, जिसकी बाइंडिंग की हुई थी इंसानी चेहरे से और पूरी किताब लिखी हुई थी इंसानी खून से। उसके अंदर सुमेरियन भाषा में कई सारी शैतानी चीजें लिखी थी जो ऐश को समझ नहीं आई। तब स्कॉट को मिल गया एक खतरनाक डैगर। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस क्रेवन की द हिल्स हैव आइज का फटा हुआ पोस्टर। इसका क्या महत्व है और कैसे इस पोस्टर ने एक फाइट शुरू कर दी थी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी तो देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग है। खैर सारा सामान ऊपर लाकर उन्होंने टेप को प्ले किया तो उसमें रिकॉर्डिंग थी आर्कियोलॉजिस्ट रेमंड नोबी की, जो कि इसी कैबिन में रुका था। कैंडेरियन रून्स को एक्सप्लोर करते वक्त उसे नेटुराम डिमोंटो नाम की बुक मिली थी, जिसका ट्रांसलेशन बनता है बुक ऑफ द डेड। उसके मुताबिक ये बुक काम आती है डीमंस को धरती पर बुलाने के लिए, और इसमें जो पैसेज लिखे हैं उन्हें पढ़ने से डीमंस को आजादी मिल जाती है किसी को भी पोजेस करने की, यानी किसी की भी बॉडी पर वो कब्जा कर सकते हैं। यहाँ डर के मारे शेरिल ने टेप को बंद कर दिया, लेकिन स्कॉट ने उसे फिर से ऑन किया तो उसमें रेमंड बोल रहा था वही पैसेज, जिसकी वजह से धरती फाड़ कर डीमंस बाहर आ गए और अब शुरू होगा इनका नाइटमेयर। इस पैसेज में रेमंड ने बोला कुछ ऐसा, जिसका मतलब है सैम एंड रॉब आर द हाइकर्स डाउन द रोड, जो कि सैम और रॉब थे भी। खैर उस टेप को बंद करवाने के लिए शेरिल चिल्ला रही थी कि तभी एक पेड़ सीधा खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। शेरिल गुस्सा होकर अपने रूम में चली गई, इसलिए ऐश स्कॉट को डांटने लगा। कुछ देर बाद ऐश और लिंडा के बीच एक गेम शुरू हो गया। उसके लिए ऐश एक गिफ्ट लेकर आया था, जिसे हाथ में लेकर वो सोने की एक्टिंग कर रहा था, और जब लिंडा उसकी तरफ देखती तो वो आंखें बंद कर लेता और जैसे ही नजर हटाती तो वो आंखें खोल लेता। ये काफी देर तक चला, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया। तब उसने गिफ्ट लिंडा को पहना दिया, जो कि था एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाला लॉकेट। सब अपनी अपनी मस्ती में बिजी थे और बाहर से आत्माएं उन्हें देख रही थी, और सबसे इजी टारगेट उन्हें लगी शेरिल, क्योंकि वो अकेली थी। वो उसे फिर से आवाज लगाने लगे और इस बार आवाजों का पीछा करते हुए वो पहुंच गई जंगल में, जहां पर डिमोनिक पेड़ों ने उसे जकड़ लिया। ये सारे पेड़ भी अब पोजेस्ड हैं। बेलों ने उसके कपड़े फाड़ कर उसे जमीन पर लेटा दिया और पेड़ों ने उसे किया असॉल्ट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल सीन है, जो कि असल में ऐसा नहीं होने वाला था, लेकिन अब ये इस फ्रेंचाइज का एक मेन सीन है, जिसे आप आगे भी देखोगे इविल डेड राइज में भी। खैर किसी तरह खुद को फ्री करके वो अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन डीमन उसके पीछे पीछे आ रहा था पेड़ों को गिराता हुआ। वो जल्दी से कैबिन तक पहुंच गई और ऊपर रखी चाबियों से वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सही चाबी उसे नहीं मिलती। इसी चक्कर में चाबियां नीचे गिर गई और डीमन आ चुका था एकदम पास, लेकिन सही टाइम पर ऐश ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लिया, इसलिए डीमन चला गया वापस। वो उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जबकि उसकी बॉडी सब कुछ बयान कर रही थी। बस इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गई। वो उसी वक्त वहाँ से निकलने की जिद करने लगी तो ऐश उसे समझाने लगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार थी नहीं। तब ऐश उसे टाउन छोड़ने चल दिया, लेकिन कास्ट स्टार्ट नहीं हुई, जो कि आजकल आप हर एक हॉरर मूवी में देखते हो। शेरिल बोल रही थी कि ये स्टार्ट होगी भी नहीं, पर उसके बोलते ही वो हो गई। दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि ब्रिज पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी शैतान ने अपने हाथों से नोचकर उसे चीर दिया। अब शेरिल तो बुरी तरह हाथ पैर मारकर रो रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि यह जंगल इन्हें जाने नहीं देगा। कहीं ना कहीं ऐश को भी शेरिल पर भरोसा हो गया, इसलिए उसे वापस कैबिन पर लाकर ऐश ने फिर से टेप को प्ले किया, जिसमें रेमंड बता रहा था कि उसकी वाइफ को एक कैंडेरियन डीमन ने पोजेस कर लिया है और उससे बचने के लिए उसे अपनी वाइफ के कई सारे टुकड़े करने होंगे, तभी वो डीमन रुकेगा। तो यानी कि रेमंड ने जब वो फ्रेज पढ़ा था तो डीमन ने जाकर उसकी वाइफ को पोजेस कर लिया था, और उससे बचने के लिए रेमंड को अपनी वाइफ के टुकड़े करने पड़े। वहीं पर शैली और लिंडा आपस में कार्ड गेम खेल रहे थे, तभी दूर बैठी शेरिल बिना देखे एक के बाद एक सही कार्ड्स बताने लगी, क्योंकि वो हो चुकी थी पोजेस्ड। इस फ्रेंचाइज में जब कोई पोजेस्ड हो जाता है तो उसे कहते हैं डेडाइट। वो हवा में तैरने लगी, जिसे देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए। डीमन बोल रहा था कि तुमने हमारी नींद खराब क्यों की, अब हम तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद ही दोबारा सोएंगे। इससे पता चलता है कि रेमंड भी जिंदा नहीं बचा होगा। तो यानी कि इस जंगल में जो छोटी मोटी आत्माएं भटक रही थी, उन्होंने जानबूझकर इन पावरफुल डीमन
डेमंस को जगवाया शायद सिर्फ फन के लिए, क्योंकि मोटिव तो कोई नजर नहीं आ रहा। इंसानों की सफरिंग ही एक मोटिव हो सकता है, क्योंकि वो आत्माएं खुद भी काफी पुरानी हैं। आपको बता दूं कि ये डेडाइट्स बहुत ज्यादा चाले चलते हैं। शेरिल भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई ताकि वो सब उसके पास आए, और जैसे ही वो पास गए शेरिल ने एक पेंसिल उठाकर लिंडा की एंकल में घुसा दी। जॉन विक 0.5। पूरे प्यार में ये और कहीं भी घुसा सकती थी, लेकिन ये खास पॉइंट सिर्फ इसलिए चुना गया ताकि ऑडियंस भी इनके साथ सफर करे। इसी फंडे के साथ ये फ्रेंचाइज चलती है आज तक भी। अब ऐश ने उसे रोकने का ट्राई किया तो उसने एक ही झटके में ऐश को दूर फेंक दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी शूटिंग के दौरान ब्रूस कैम्बल ने कितनी पसलियां तुड़वाई थी। बेकाबू होकर वो ऐश की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए स्कॉट ने उसे बेसमेंट में धकेल दिया, लेकिन वो फिर भी रुकने को तैयार नहीं थी। इसलिए स्कॉट ने कई बार वार करके उसे नीचे धकेला, फिर जल्दी से डोर लॉक कर दिया जंजीरों की मदद से। इसी बीच काले बादलों ने चांद को पूरी तरह कवर कर लिया। यहाँ पर आप इसकी लो बजट ब्रिलियंस देख सकते हो। लिंडा को एक रूम में सुलाकर वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर शेरिल को हुआ क्या। ये तो उनकी समझ के पार था, लेकिन इतना वो समझ चुके थे कि इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर सुबह तक रुकने के अलावा इनके पास कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि ब्रिज टूट चुका। लेकिन यहाँ पर रुकना भी मुश्किल है, क्योंकि शेरिल का रूप और भी ज्यादा भयानक हो चुका, और उससे भी ज्यादा भयानक आवाजें वो निकाल रही थी, जिससे शेरिल का दिमाग खराब हो रहा था। इसलिए स्कॉट ने उसे सोने भेज दिया, पर तभी एक डीमन ने खिड़की तोड़कर उसे भी बना दिया डेडाइट। उसकी चीख सुनकर स्कॉट उसे देखने गया तो शेली ने उसके फेस को इतनी जोर से नोचा कि फेस तो फटाई, लेकिन साथ में उसके खुद के नाखून भी ऑलमोस्ट फट गए। अपनी जान बचाने के लिए स्कॉट ने उसे धकेल दिया तो वो जा गिरी सीधा फायर प्लेस में, जिससे उसका सर जलने लगा। पर स्कॉट के लिए थी तो वो उसकी गर्लफ्रेंड ही, इसलिए उसने जल्दी से उसे बाहर खींच लिया। लेकिन ऐसा करके वो पछताया, क्योंकि अब शेली उल्टा उसे ही जलाने की कोशिश करने लगी। ऐश फिर से बीच में आया तो इस बार भी उसे पसलियां तुड़वानी पड़ी, और ये सब देखकर शेरिल का तो अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था। स्कॉट जलने से बच गया, इसलिए शेली उसी सुमेरियन डैगर से उसे स्टैब करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले स्कॉट ने अपने चाकू से उसकी कलाई काट दी। पर ये आधा कट उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने खुद अपने दांतों से अपना पूरा हाथ काट कर अलग कर लिया। बस इसी का फायदा उठाकर स्कॉट ने उसके हाथ से हाथ मिलाकर वो डैगर उसकी कमर में घुसा दिया, जिससे वो मर गई, और यहाँ उसकी बॉडी से खून के बजाय निकला एक व्हाइट लिक्विड। अब जाकर उन दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो फिर से जिंदा हो गई। उसे देखकर ऐश तो जम चुका था। तब उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेकर स्कॉट ने उस पर लगातार वार करके उसके कई सारे टुकड़े कर दिए। जैसा कि रेमंड ने बताया था, यही एक तरीका है इनसे बचने का। अब क्योंकि वो इनकी दोस्त थी, इसलिए इन दोनों ने उसके सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके उसे बाहर दफना दिया। लेकिन अब स्कॉट एक सेकंड भी वहां रुकने को तैयार नहीं था। उसके मुताबिक कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। तब ऐश कहता है कि लिंडा अभी चल नहीं सकती, लेकिन उसे ले जाने की बात हुई कब? वो कह रहा था कि लिंडा को यहीं पर छोड़ दो, लेकिन ऐश नहीं माना, इसलिए वो अकेला ही वहां से चला गया। शेरिल ऐश को वार्निंग देती है कि थोड़ी देर में तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, तब तुम्हें बेसमेंट में कौन डालेगा। उसे इग्नोर करके वो गया लिंडा को चेक करने, तो उसका घाव ऐश की आंखों के सामने ही फैल गया, और वो भी बन गई एक डेडाइट। ऐश डर के मारे बाहर निकल आया, और तभी अचानक वहां पर आधमका स्कॉट पेड़ों से मरम्मत करवाकर ऐश उसे अंदर लाता है, तो लिंडा वहीं बैठी उन पर हंस रही थी, और इसका लुक आप देख लो। ऐश के पूछने पर स्कॉट बताता है कि ब्रिज के अलावा एक ट्रेल है, लेकिन जंगल तुम्हें निकलने नहीं देगा। वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए शेरिल उसका मजाक उड़ाने लगी। साथ ही लिंडा का पागलपन भी बढ़ गया, इसलिए परेशान होकर ऐश ने उस पर चांटे बरसा दिए, लेकिन इससे बात नहीं बनी। तब आखिर में वो शॉटगन ले आया, लेकिन तभी लिंडा हो गई नॉर्मल, जिससे वो पिघल गया। उसके साथ शेरिल भी नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए ऐश को पूरा यकीन हो गया कि अब ये दोनों ठीक हैं। लेकिन जैसे ही वो शेरिल के पास गया उसे फ्री करने, शेरिल ने फ्लोर तोड़कर उसे जकड़ लिया, और ये जो खून आप ऐश के फेस पर देख रहे हो, ये ब्रूस का असली खून है। लिटरली आप कह सकते हो कि मूवी में इनका खून पसीना लगा है। खैर लिंडा भी अपने असली रूप में आकर गाना गाने लगी, और ये सीन जब आप हिंदी डब में देखते हो तो आप सुन हो जाते हो। ये देखो। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। रात को अंधेरे कमरे में जब आप अकेले ये मूवी देख रहे होगे ना, तो ये सीन आपको सर से पैर तक कपा देगा। परेशान होकर ऐश उसे घसीटकर बाहर ले गया और बाहर ही छोड़ाया। अंदर जाकर वो स्क्वाड को पानी पिला रहा था, लेकिन उसने पिया नहीं, क्योंकि वो तो कब का मर चुका। ऐश अभी ठीक से दुखी भी नहीं हो पाया था कि तभी अचानक लिंडा ने सामने से आकर उस डैगर से ऐश की बाजू चीर दी। वो उस पर बुरी तरह टूट पड़ी। तभी नीचे से शेरिल ने भी उसे जकड़ लिया, लेकिन ऐश ने एक्स्ट्रा पावर लगाकर वो डैगर उल्टा उसी की पीठ में घुसा दिया, जिससे वो भी दूध की उल्टी करके मर गई। लेकिन वो दोबारा जिंदा होगी ये बात ऐश जानता था, इसलिए वो उसे ले गया शेड में
में, जहाँ पर उसे बांधकर वो चेनसॉ से उसके टुकड़े करने वाला था, लेकिन लॉकेट देखकर वो रुक गया। यहाँ पर लिंडा की बॉडी के पास एक असली चलती हुई चेनसॉ है। इस बात को प्रूव कर रही है इस एक्ट्रेस की स्पीड से चलती हुई पल्स। खैर टुकड़े तो नहीं कर पाया, इसलिए वो उसे फिर से बाहर लेकर आ गया दफनाने के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हुई आंख मिचोली। इस बार नाटक कर रही थी लिंडा। उसने आंखें खोल रखी थी, लेकिन जैसे ही ऐश देखता वो आंखें बंद कर लेती। बस फर्क ये है कि ऐश उसे पकड़ नहीं पाया। उसे मरा हुआ समझकर ऐश ने उसे दफना दिया, लेकिन जैसे ही वो लॉकेट को उठाने लगा, लिंडा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इस बार तो पूरी तसल्ली कर दी, अच्छी तरह उसकी टांग नोचकर। तब ऐश एक वुडन लॉग से उसे पीटने लगा, पर उसी की मदद से लिंडा ने उसे पटक दिया और ये लॉग असल में बना है फोम का। वो एक आखिरी बार के लिए कूदी तो ऐश ने शवल आगे करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो अब भी हंस रही थी। उसकी बॉडी ऐश को असॉल्ट करना चाह रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो बेजान हो गई। इसलिए ऐश वापस पहुंच गया अंदर, और अंदर जाते ही वो सहम गया क्योंकि लॉक तोड़कर शेरिल बाहर आ चुकी। शॉटगन लेकर वो उसे ढूंढने गया तो शेरिल ने हमला बोल दिया। तब उसने गोली मारी सीधा शेरिल के कंधे में, जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं। वो घूमकर सामने से आ रही थी, इसलिए ऐश ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन शेरिल ने हाथ फंसा लिया था तो ऐश ने हाथ ही पीस दिया। फिर वो भागा बैक डोर की तरफ और उसे बंद करके वो पहुंच गया बेसमेंट में और गोलियां लेने। पहले जिन पाइप्स में से पानी टपक रहा था, अब उनमें से निकल रहा है खून, और पाइप पर बंधी है लिंडा की ड्रेस। पूरे घर में खून खून हो चुका था। पहले शायद ही किसी मूवी में इतना खून यूज हुआ हो। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस आता है जिसमें पूरा घर ही अजीब हरकतें कर रहा था। सभी चीजें अपने आप चल रही थी, लेकिन ऐश ने फिर भी खुद को संभाले रखा। गोलियां लेकर वो ऊपर पहुंचा, लेकिन ऊपर भी वही सब चीजें हो रही थी। वो इविल से तोड़ रहा है ताकि ये हार मानकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन को पोजेस कर पाना उतना आसान नहीं होता। सभी खिड़की दरवाजे अपने आप हिलने लगे तो वो पहुंचा मिरर के पास, लेकिन वो भी पानी में बदल गया। तभी खिड़की पर हलचल हुई तो उसने सीधा ही गोली चला दी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाजे के साथ सटकर वो खुद को दिलासा दे रहा था कि तभी शेरिल ने दरवाजा तोड़कर उसे जकड़ लिया। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर उसने फिर से गोली चलाई, जो लगी शेरिल के गाल में। इसके बाद दरवाजा ब्लॉक करके वो खुद को सेफ समझ रहा था कि तभी जा गया स्कॉट। उसने सीधा ही ऐश की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। तब ऐश ने उसकी आंखें फोड़कर खुद को फ्री किया। फिर उसकी बॉडी में फंसी एक टहनी निकाल दी, जिससे उसकी बॉडी खून का झरना बन गई और वो गिर पड़ा। उसकी बॉडी से निकलता धुआं देखकर ऐश ने नोटिस किया कि वो बुक भी सुलग रही थी, इसलिए वो उसे पूरी तरह जलाने वाला था, लेकिन स्कॉट ने उसे फिर से पकड़ लिया। तब उसी लॉकेट के सहारे उसने बुक खींचने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। इतने में शेरिल भी अंदर आ गई। वो फायर पोकर से ऐश को पीट रही थी और स्कॉट भी अपना काम कर रहा था। वो ऐश की जान ले लेते, लेकिन टाइम रहते बुक उसके हाथ में आ गई, जिसे उसने फेंक दिया आग में, और तभी दोनों शांत हो गए। बुक के साथ साथ उन दोनों की बॉडी भी डिकम्पोज हो रही थी, और ये स्टॉप एनिमेशन की गई है क्ले से। देखते ही देखते दोनों की बॉडी गल गई, लेकिन ऐश को अब भी भरोसा नहीं था कि वो मर गए। तभी अचानक दोनों के पेट फाड़कर उनमें से हाथ बाहर निकले, जिसके बाद उन दोनों का अंत हो गया। दोनों ही डिकम्पोज हो गए और कुछ इस तरह ये रात एंड हुई। घड़ी फिर से चलने लगी और सूरज भी निकल आया। कैबिन से बाहर निकलकर वो जा रहा था, लेकिन तभी हम फिर से आ गए पीओवी शॉट पर। एक डीमन पीछे से फुल स्पीड में आया और कैबिन को पार करके सीधा ऐश के अंदर घुस गया। फिल्म यहाँ पर हो जाती है खत्म। तो मूवी अपने टाइम के हिसाब से काफी आगे थी और आज तक भी इसकी कोई टक्कर नहीं है। इसे देखकर लोग हैरान हो गए थे कि इससे पहले जो वो कुछ देख रहे थे वो हॉरर था भी या नहीं। अपने दम पे इसने पूरा हॉरर जॉनरा पलट दिया। एक लहर चली जिसकी वजह से और भी कई सारी बेहतरीन मूवीज बनी। स्टीफन किंग ने इसकी काफी तारीफ की थी, जिससे इस मूवी को बूस्ट मिला था। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि 20 साल का एक लड़का सैम रेमी कितना ज्यादा होनहार था। उसका विजन सबसे अलग था, जिसे कईयों ने कॉपी भी किया, लेकिन वो बात नहीं ला पाए। मूवी आज भी ग्रेट है और हमेशा रहेगी। इसकी वजह से कई सारे हॉरर फैंस पैदा हुए जो आज बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, और आज तक भी इस मूवी से इंस्पायर होकर चीजें बनती हैं। और जब तक हॉरर रहेगा इस मूवी का नाम रहेगा, और जिसने ये मूवी नहीं देखी वो हॉरर फैन है ही नहीं। अगर आपका कोई दोस्त हॉरर मूवी देखना चाहता है तो उसे इविल डैडी रिकमेंड करना, बाकी सब भूल जाओ। बॉलीवुड में भी इसकी कॉपी बन चुकी है बच के जरा के नाम से, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $3,75,000 के मामूली बजट में इसने कमाए थे $29.4 मिलियन। इतने छोटे बजट से शुरुआत करके आगे जाकर इस आदमी ने उस टाइम की सबसे बड़े बजट वाली मूवी बनाई स्पाइडरमैन 3। उसका बजट 350 मिलियन था, तो 3.5 लाख से सीधा 350 मिलियन। रिस्पेक्ट। इसके लिए पैसा जमा करने के लिए सैम ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी विद इन द वर्ड्स, जिससे $90,000 जमा हो गए, जबकि वो खुद बनी थी $1,600 में।
मूवी आधी शूट हुई थी और सारा पैसा खत्म हो गया था। तब सैम, ब्रूस और रॉब ने हर पॉसिबल कोशिश की पैसा जमा करने की। काफी भारी ब्याज पर लोन लिए, फैमिली और दोस्तों से पैसे मांगे, तब जाकर ये मूवी पूरी हो पाई। ब्रूस कैम्पबेल ने तो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को ही गिरवी रख दिया था ताकि सैम इस फिल्म को पूरा कर सके। और ये दोनों स्कूल के दोस्त हैं। इससे पहले भी उन दोनों ने कई सारी सुपर हिट मूवीज बनाई थी। शूटिंग के अलावा ब्रूस क्रू के साथ मिलकर बाकी काम भी करते थे, जैसे शॉट्स को रेडी करना या फिर प्रॉप्स को सेट करना। शूटिंग के टाइम एक कैमरामैन फिसल गया था और कैमरा जाकर लगा था सीधा ब्रूस के फेस पर, जिससे ब्रूस के कई सारे दांत टूट गए थे। एक पहाड़ी से उतरते वक्त ब्रूस की एंकल ट्विस्ट हो गई थी और सैम उनकी चोट को लकड़ी से पोक कर रहे थे ताकि वो और ज्यादा गुस्सा हों और ये गुस्सा मूवी में दिखे। अब ब्रूस तो गिरे ही थे, लेकिन उनके भाई डॉन कैम्पबेल भी सेम ऐसे ही गिर गए थे और बाकी एक्टर्स भी ऐसे ही चोटें खा रहे थे। कोई स्टैब हो रहा था तो किसी की पसलियां टूट रही थी, क्योंकि इसमें रॉ एक्शन बहुत ज्यादा है। एक्टर्स के लिए ये वर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि आबादी से दूर होने की वजह से वहाँ पर मेडिकल सर्विस भी नहीं थी। शूटिंग के पहले दिन पूरा क्रू जंगल में खो गया था। डीमंस के जो पीओवी शॉट थे उन्हें शूट करने के लिए सैम एक लकड़ी पर कैमरा बांधकर जंगल में भागने लगते, पत्थरों पे से कूदते हुए, वो भी कोहरे के बीच में। और कई बार वो कैमरा को किसी चीज पर बांध देते, फिर एक साइड से पकड़ते ब्रूस कैम्पबेल और दूसरी से सैम रेमी, और दोनों भागना शुरू कर देते जंगल में। एकदम एंड का जो सीन था उसमें सैम अपने सिर पर कैमरा बांधकर भागे थे कैबिन के आर पार। जो कैबिन मूवी में यूज हुआ वो सच में एक अबैंडन कैबिन था। इसी वजह से वो काफी बुरी हालत में था। उसके अंदर सारा कचरा भरा पड़ा था और सामान तो एक भी नहीं था। सारा फर्नीचर खुद बनवाना पड़ा और वो कैबिन इसी शर्त पर मिला था कि जो भी चेंजेस आप करोगे उन्हें अपने साथ ही ले जाना। इसलिए शूटिंग के आखिरी टाइम पे क्रू फर्नीचर जलाकर खुद को गर्म रख रहा था, क्योंकि वहाँ पर सर्दी भी काफी ज्यादा थी और सर्दी की वजह से काफी लोग बीमार भी हुए। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कैमरा और बाकी सामान भी जम जाता था, फिर उन्हें आग के सामने रखते थे और कैमरा भी रेंट पर लिया था। असल में सैम इसे शूट करना चाहते थे अपने होम स्टेट मिशिगन में, लेकिन कोई कैबिन उन्हें नहीं मिला। तब सैम ने चूज किया टेनेसी, और एक बड़ा फैक्टर था सर्दी। मिशिगन में सर्दी ज्यादा होती है और टेनेसी में कम, लेकिन इत्तेफाक से उस साल मिशिगन में सर्दी ज्यादा नहीं पड़ी और टेनेसी में सर्दी पड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग। कैबिन में पानी की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए एक्टर्स कई कई दिन तक बिना नहाए रहते थे और कम से कम 13 लोगों को एक ही रूम में सोना पड़ता था, इसलिए आपस में लड़ाई भी काफी ज्यादा होती थी। वो कैबिन आज नहीं है, क्योंकि बाद में वो पूरी तरह जल गया था। सिर्फ वो फायर प्लेस ही बची है जो क्रू ने खुद ही बनाई थी, वो पहले से कैबिन में नहीं थी। और जब शूटिंग खत्म हुई तब क्रू ने एक टाइम कैप्सूल उस फायर प्लेस में दबाया था यादगार के तौर पर। अजीब बात यही है कि कैबिन तो बचा नहीं, लेकिन फायर प्लेस आज भी वहाँ पर मौजूद है। कोई कहता है कि टीनेजर्स ने उस कैबिन को जला दिया था, क्योंकि इस फिल्म के बाद कई सारे टीनेजर्स वहाँ पर जाते थे अय्याशी करने। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सैम रेमी ने खुद उस कैबिन को जलाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हॉन्टेड है। असल में उस कैबिन के अंदर कोई बेसमेंट था ही नहीं। एक गड्ढा खोदकर उस पे दरवाजा लगा दिया था और अंदर रख दी थी एक छोटी सी सीढ़ी। बेसमेंट के जो भी सीन आपने देखे वो शूट हुए थे रॉब टेपर्ट के फैमिली फार्म हाउस के बेसमेंट में, और बेसमेंट में जो रूम था वो था सैम रेमी का गैरेज। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जब वो पांचों टेप सुन रहे थे तब साथ में वो वीड भी फूकते। ये सीन शूट भी हुआ था, लेकिन बाद में इसे फिर से शूट करना पड़ा, क्योंकि सभी एक्टर्स का बिहेवियर काबू से बाहर था। शूटिंग खत्म होने के बाद सैम ने देखा कि अभी और भी सीन शूट करने पड़ेंगे। तब 4 दिन के लिए दोबारा से शूटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन सभी एक्टर्स जा चुके थे सिवाय ब्रूस के। इसलिए कई सारे लोगों ने उन एक्टर्स की कमी पूरी की बॉडी डबल के तौर पर, जिनमें सैम के भाई टेड रेमी सबसे मेन थे। इसी वजह से स्कॉट के बाल कई जगहों पर बड़े हैं और कहीं पर छोटे। शूटिंग खत्म होने के बाद ब्रूस एक पिकअप ट्रक के पीछे बैठकर अपने घर जाते थे, क्योंकि वो पूरी तरह कवर्ड होते थे ब्लड से। एक बार जब वो अपनी खून से सनी शर्ट को आग के सामने सुखा रहे थे तो वो ठोस होकर टूट गई, इतना ज्यादा फेक ब्लड होता था। मूवी बनी थी 1 घंटे 50 मिनट की, जिसे काट कर किया गया 1 घंटे 25 मिनट का, क्योंकि ओरिजिनल मूवी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। वो हमें ऐश की दुर्दशा दिखाती कि कैसे उसके दोस्त एक एक करके मर रहे थे और वो उन्हें बचा नहीं पा रहा था। साउंड इफेक्ट्स के लिए डेड चिकन्स को स्टैब किया गया और ब्रूस को कई घंटों तक माइक के सामने चिल्लाना पड़ा। मूवी में जो विंड नॉइस सुनाई देती है वो कोई ऑडियो पैक नहीं था, बल्कि सैम ने खुद वो आवाज रिकॉर्ड की थी जब वो होटल में ठहरे थे। उस पहाड़ी इलाके में रात के टाइम हवा चलने से ये आवाज आ रही थी, और बाद में उसे सैम ने कई और मूवीज में यूज किया। एडिटिंग के टाइम सबसे ज्यादा टाइम लगा था उस स्टॉप मोशन सीन में। जहाँ पर ये मूवी एडिट हो रही थी वहीं पर ब्रायन डी पाल्मा एडिट कर रहे थे अपनी ब्लो आउट। टेडाइट्स ने आंखों में जो व्हाइट लेंसेज पहने थे वो बहुत ज्यादा पेनफुल थे और खतरनाक भी। उनसे आधी आंख कवर हो जाती थी और उन्हें हर 15 मिनट में निकालना पड़ता था ताकि आंखें ब्रीथ कर सकें, और 10 मिनट तो उन्हें पहनने में ही लगते थे। एक दिन में उन्हें सिर्फ 5 बार पहन सकते थे, नहीं तो आंखों को भारी नुकसान होता।
सैम रेमी पूरे हाथ पैर मार रहे थे इसके रिलीज के लिए और किस्मत से उन्हें मिल गए इरविन शपीरो, जिन्होंने जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड को भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। और ये मूवी बनाने के लिए सैम रेमी की इंस्पिरेशन वही मूवी थी। सैम चाहते थे कि इसका नाम हो बुक ऑफ द डेड, लेकिन इरविन शपीरो ने इसका नाम चेंज करके रख दिया द इविल डेड, जो कि सैम रेमी को आज तक पसंद नहीं। पब्लिसिटी के लिए सैम ने इसके प्रीमियर के बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी की थी और ये ट्रेडिशन आज तक भी जारी है। फिल्म में जो टेप रिकॉर्डर था वो था ब्रूस के फादर का। जब ऐश विंडो में गोली मारता है तब ब्रूस ने सच में असली गोली चलाई थी और वो शॉटगन ब्रूस ने बाय की थी स्पेशली इस फिल्म के लिए। आज वो शॉटगन है उनके भाई के पास। डीमंस के अंदर से जो व्हाइट लिक्विड निकल रहा था वो था 2% मिल्क। सैम ये दिखाना चाह रहे थे कि ये लोग इंसान नहीं है और वो एक्स रेटिंग से भी बचना चाहते थे, इसलिए ब्लू, व्हाइट, ब्लैक हर तरह के लिक्विड्स ने ब्लड को रिप्लेस किया। शूटिंग को बार बार रोकना पड़ता था क्योंकि लोकल हंटर्स वहां पर आते थे। टेप में रेमंड की जो आवाज थी वो दी थी बॉब डोरियन ने। बुक के अंदर एक स्केच था जो कि लिया गया है विलियम ब्लेक की पेंटिंग द ग्रेट रेड ड्रैगन और द वुमन क्लोथेड विद द सन से। उसी पेंटिंग से इंस्पायर होकर रेड ड्रैगन बुक आई थी जिसके ऊपर फिल्म बनी थी 2002 में। एक्टर्स के लिए न्यूज़पेपर में ऐड डाली गई थी और उस ऐड को देखकर ही बेट्सी बेकर आई थी। मेकअप भी इतना ज्यादा हार्श था कि एक बार मेकअप हटाते वक्त बेट्सी बेकर की आई लैशेस फट गई थी। बेट्सी को रुलाने के लिए प्याज का यूज होता था। लिंडा के पैर में इन्फेक्शन फैलने वाला जो सीन था उसे भी एक बॉडी डबल ने शूट किया था। वो इन्फेक्शन उनके पैर के ऊपर ड्रॉ किया गया था, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम। सीन शूट करने में 1 घंटा लगा और खड़े होते ही उस एक्ट्रेस ने सबसे पहले उल्टी की। जब ऐश लिंडा को गोद में उठाकर बाहर दफनाने जाता है वो सीन ट्रिब्यूट है हैमर हॉरर मूवीज को। जब लिंडा ऐश को उस डैगर से स्टैब करना चाह रही थी तब बेट्सी को सच में कुछ भी नहीं दिख रहा था उन आई लेंसेज की वजह से। जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला लॉकेट था ओरिजिनली उसका यूज होता सनलाइट के थ्रू उस बुक को जलाने के लिए, लेकिन ये आइडिया भी मूवी से निकाल दिया गया पर लॉकेट मूवी में रह गया। इस मूवी का डिमोनिक पेड़ों वाला एक्सप्लॉइट सीन देखने के बाद लूसी लॉलेस ने बोला था कि ऐसी मूवी कैसे घटिया लोगों ने बनाई होगी। आयरनी ये है कि बाद में उन्होंने शादी की रॉब टेपर से जिन्होंने उस सीन को वैसा बनवाया था और लूसी ने बाद में सैम रेमी के साथ काम भी किया। स्कॉट का नाम रखा गया था सैम रेमी के फ्रेंड स्कॉट स्पीगल के नाम पर। होस्टल पार्ट 3 और इंट्रूडर के डायरेक्टर शेरिल नाम रखा गया था शेरिल गटरिज के नाम पर, सैम की शॉर्ट फिल्म क्लॉकवर्क की स्टार। इसका प्रीमियर हुआ था डेट्रॉइट के रेड फोर्ट थिएटर में क्योंकि बचपन में ब्रूस वहीं पर जाते थे। कई देशों में ये मूवी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट में ये काफी बिकी। मैंने भी पायरेटेड डीवीडी पर ही इसे देखा था। मार्वल ज़ॉम्बीज़ कॉमिक सीरीज में ऐश एक पैरेलल मार्वल यूनिवर्स में पहुंच जाता है और उसी की वजह से वो यूनिवर्स बन जाता है ज़ॉम्बीफाइड। जब उनकी कार ट्रक से टकराने वाली थी तो कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमा था और हम कह सकते हैं कि वो भी उसी आत्मा का काम था। और मेरी वाइल्ड थ्योरी ये है कि वो आत्मा थी रेमंड की। ओरिजिनली उस ट्रक की केबल टूटने से सारे लॉक्स रोड पर गिर जाते लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और असल में कैबिन से पहले वो सब रुकने वाले थे एक गैस स्टेशन पर जहां से उन्हें कैबिन की चाबी मिलती और वहां पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें वार्निंग भी देता कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं। मूवी में हम टमाकवा वाली एक टी शर्ट देख पाए। सैम कैंप टमाकवा में जाते थे अपने बचपन में। टैटू आर्टिस्ट के बीच ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा टैटूज बनते हैं। जो ओपनिंग सीन था आत्मा का पीओवी शॉट, सबसे आखिरी सीन वही शूट हुआ था। सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी उस सीन में जब ऐश स्कॉट की बॉडी में से टहनी निकालता है। उन्हें वो टहनी कुछ और ही लग रही थी। जब स्कॉट शैली के टुकड़े कर देता है वो सीन शूट हुआ था नए साल की रात को। इसका प्लॉट कुछ सिमिलर है 1970 में आई मूवी इक्विनॉक्स से। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और जिसने भी ये मूवी हिंदी में देखी है या फिर डीवीडी पर वो कमेंट करके जरूर बताना। जितनी जल्दी 1000 कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी अगला पार्ट आएगा। सीरीज को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, ताकि सोया हुआ यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन भेज सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। अगर आप बॉलीवुड वाली इविल डेड को मेरे साथ देखना चाहते हो तो सिटीजन जी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर हम लाइव देख पाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।